हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश गौड़, फैकल्टी ऑफ मोशन सलीली डिवीज़न। बच्चों, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। एनटीएसी स्टेज 2 जिसका क्रैश कोर्स हम लोग यहाँ पर पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इससे सबसे ज़्यादा वेटेज में क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो हम अच्छे से इसको प्रिपेयर करते हैं और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इसमें हम कौन कौन से सब टॉपिक्स को डील करेंगे, तो ये मैं आपके सामने उन सारे ही सब टॉपिक्स को लेके आया हूँ जो कि इस पूरे चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इसका क्या रोल है हमारी डेली लाइफ में या इंडस्ट्रियल लाइफ में। उसके बाद में हम इलेक्ट्रिक चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, एक फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बताएंगे जो कि होती है इस पूरे ही चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके फ्लो के बारे में बताया जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसी क्या एनर्जी है, ऐसी क्या एंटिटी या क्वांटिटी है जो कि इम्पॉर्टेंट होती है इन चार्जेस के फ्लो होने के लिए। फिर आएंगे हम ओम्स लॉ पे, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनटीएसी स्टेज 2, कॉम्पिटिटिव ओलंपियाड्स, एज वेल एज अगर आप किसी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है ओम्स लॉ। देन वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेज और उसके कंपोनेंट्स, उनके बारे में समझेंगे, उसके कॉम्बिनेशंस के बारे में समझेंगे, और फिर लास्ट में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर। इन सारी ही चीज़ों को हम इस पूरे चैप्टर में कुछ थियोरिटिकल वाइज और कुछ न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इसकी क्यों ज़रूरत हुई। आज हम जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारी इस पूरी ही डेली लाइफ में देख रहे हैं या इंडस्ट्रियल लाइफ में देख रहे हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों। चाहे आपके दिन की शुरुआत आप करते हैं या फिर रात को सोते हैं, उन दोनों ही जगहों पर ये पूरी तरीके से इन्वॉल्व होती है। हम लोग आज पूरी तरीके से, जैसे आप भी आज ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मोबाइल या लैपटॉप की वजह से पढ़ रहे हैं, आज वो हमारे सामने है। उसके रन होने के पीछे जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आज हम इतनी सारी चीज़ों को, इतनी सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, इतनी इलेक्ट्रिकल मशीनरीज को, इतनी ज़्यादा मेडिकल इक्विपमेंट्स को यूज़ कर पा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो आज हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग आज टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो चुके हैं। अगर हम अपने आप को कहते हैं कि हम इतने टेक्निकली एडवांस हैं, तो आज इलेक्ट्रिसिटी ही वो चीज़ है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है बच्चों। तो इसलिए मैं आज चैप्टर की शुरुआत में ही आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में समझे तो सही कि वो होता क्या है। उसके बाद में नेक्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, ये वो फंडामेंटल क्वांटिटी है या वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हर एक ऑब्जेक्ट में होती है। ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है हर एक ऑब्जेक्ट की। इलेक्ट्रिक चार्जेस की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस हमने दो टाइप के बताए हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं पॉजिटिव चार्जेस और दूसरे होते हैं नेगेटिव चार्जेस। हम सब ये इन सारी फंडामेंटल बातों को अच्छे से जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करते हैं, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करते हैं। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। जनरली हम लोग पॉजिटिव चार्जेस की बात करते हैं तो हम प्रोटॉन से उसको समझते हैं, वहीं पे हम अगर नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन से समझते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव और भी डिफरेंट टाइप के चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन हमने जो इनको कैटेगराइज्ड किया है वो हमने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के अंदर ही इनको कैटेगराइज हमने किया हुआ है बच्चों। और इन चार्जेस के बारे में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, चार्जिंग प्रोसेसेस की बात करते हैं हम लोग तो चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये सब हम लोअर क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इन चार्जेस के फ्लो को ही हम लोग इस पूरे ही चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये चार्जेस कंडक्टर में एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे फ्लो होते हैं। हम ये बात जानते हैं कि कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है बहुत आसानी से, उसमें काफ़ी कम रेजिस्टेंस शो होता है। वहीं दूसरा टाइप ऑफ मटेरियल्स की बात करें तो इंसुलेटर्स होते हैं जिसमें चार्जेस इजीली फ्लो नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग
जानते हैं, हमने लोअर क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये नई चीज़ यहाँ पर आएगी जिसको हम अच्छे से समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। किसी भी कंडक्टर में हम जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं बच्चों, तभी उसके अंदर चार्जेस का फ्लो होता है। चार्जेस जिसकी यूनिट हम लोग जानते हैं कूलम्ब होती है, कैपिटल सी से उसको डिनोट किया जाता है। ओम्स लॉ बहुत अच्छे से जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पर R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस, कंडक्टर के अंदर चार्जेस का फ्लो हो रहा है, लेकिन उन चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट करना होता है। वो जो रेजिस्ट होते हैं उस प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, और उन रेजिस्टेंसेस को हम लोग ओम्स की लॉ से समझते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो भी हम जानते हैं ओम होती है। इनके कॉम्बिनेशंस की बात करें तो हम लोग जानते हैं सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन में इनके कॉम्बिनेशंस को समझा जाता है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अलावा इनका भी एक कॉम्बिनेशन बन जाता है जिसको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हम कहते हैं। और ऐसे भी कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं जो कि ना तो आपको सीरीज समझ में आते हैं ना पैरेलल, उनको भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर सॉल्व करेंगे। आगे हीटिंग इफेक्ट, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो बहुत सारे इफेक्ट शो होते हैं। हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट्स शो होते हैं जब भी किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसी का एक एग्जाम्पल है, इसको भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और बाद में आता है इलेक्ट्रिक पावर, हमने मैकेनिकल पावर पढ़ी थी, वैसे ही इलेक्ट्रिक पावर भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर के अंदर होगी। ठीक है, सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर की शुरुआत में मैं कुछ बहुत ही फंडामेंटल बातों को आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे हम बात करते हैं चार्जेस की, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, हम इन दोनों की ही बात करेंगे। भाई पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज जैसा कि आपको बताया गया कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि चार्जेस क्या है, किसी भी कंडक्टर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज अपने अंदर एक बहुत ही स्पेशल सी प्रॉपर्टी लेके चलता है। अब वो प्रॉपर्टी क्या है, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी चार्ज की बात करें तो उस चार्ज के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी जरूरी है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। ये फील्ड वो एरिया है जिसके अंदर ये चार्ज अपना इंपैक्ट रखता है। मान लीजिए उस फील्ड में या उस एरिया के अंदर जब कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो इस चार्ज की एग्जिस्टेंस को फील करेगा, इस चार्ज से लगाए हुए फोर्स को फील करेगा। अब फोर्स किसी भी डायरेक्शन का या किसी भी नेचर का यहाँ पर होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो मैंने जैसे प्रॉपर्टी में बताया था कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब किसी पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब दूसरा पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करता है। वहीं पे नेगेटिव चार्ज की बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है। तो यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिप्रेजेंटेशन आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जिसको हम फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से ये फील्ड लाइंस हमेशा निकलती है रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज से ये फील्ड लाइंस आती हैं रेडियली इनवर्ड। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से कैसी हो गई है, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज से रेडियली इनवर्ड। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की विसिनिटी के अंदर अगर है तो। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने जो रिप्रेजेंटेशन किया है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो मैंने आपके सामने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही शो की हैं बच्चों। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वो है इम्पॉर्टेंट कि ये कॉन्टिन्यूस होती है नेचर में। कैसी होती है? दीज आर कॉन्टिन्यूस इन नेचर। सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूस नेचर में होने का मतलब ये हुआ कि ये बीच में से कहीं पर भी ब्रेक नहीं होती हैं। दूसरी बात, ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती या इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, एक दूसरे को कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करती, क्रॉस नहीं करती, क्योंकि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी तो उस पॉइंट पर दो फील्ड बनेंगे, क्योंकि इस पर जो टेंजेंट होती है किसी भी फील्ड की, ये फील्ड लाइंस है, इस पॉइंट पर अगर आपको बताना है कि अगर फील्ड लाइंस ऐसे मूव कर रही हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो उसका पता लगाने के लिए हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सो दिस टेंजेंट बेसिकली शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एक ही पॉइंट पर दोनों क्रॉस कर जाएंगी तो दो टेंजेंट इस पर बनेगी, एक टेंजेंट ऐसे और एक टेंजेंट ऐसे, तो इसकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो लाइंस, दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई हम ऐसा कहते हैं कि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और ये जो फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, तो नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। तो कंटिन्यूस नेचर में होती है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दूसरी बात, ये क्लोज लूप भी तैयार नहीं होती हैं। अगर मैं यूनिफॉर्म फील्ड की बात करूं, इफ आई से व्हाट इज यूनिफॉर्म फील्ड, तो यूनिफॉर्म फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड डिस्टेंस, सेम ही रहेगा। तो ऐसी फील्ड लाइंस को हम यूनिफॉर्म फील्ड की फील्ड लाइंस कहते हैं। और जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहे, मैग्नीट्यूड को चेंज करती रहे, तो ऐसी फील्ड लाइंस को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस कहते हैं। ये होती है नॉन यूनिफॉर्म। और ये कौन सी होती हैं? दीज आर यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। क्लियर है यहां तक बात? तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस है तो ऐसा फील्ड हमारा यूनिफॉर्म होगा, और अगर डिस्टेंस और टाइम के हिसाब से अपनी वैल्यूज को चेंज कर रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म नेचर का होगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि हमें ज़रूरत होती हैं जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। ठीक है, तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि रेडियली आउटवर्ड है, ये रेडियली इनवर्ड है, तो एक दूसरे के अंदर यहाँ पर अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी होगी। और जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दैट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस is directly proportional to the magnitude of charge. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इससे क्या बात समझ में आई? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मतलब, मान लीजिए इससे ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही होती, ठीक है, तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इस चार्ज से ज़्यादा होता। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जिसमें ज़्यादा होगी उसका मतलब है कि वहाँ का उस चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये यहाँ पर ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के। ठीक है बच्चों, अब किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्जेस कैसे फ्लो होते हैं, हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी के नेम से जानते हैं। तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है एम्पियर, डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ठीक है, तो इट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। किसी भी कंडक्टर की हम बात करते हैं, दिस इज द कंडक्टर लेट्स सपोज, तो
तो इस कंडक्टर के अंदर हम जानते हैं चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और कंडक्टर में यही फ्लो होते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर इन चार्जेस को फ्लो करवाना चाहते हैं तो हमें इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। अगर मैं इसको हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से, हमने वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है। तो अगर किसी भी पाइप में से, लेट्स सपोज दिस इज द पाइप, ये ग्राउंड पे कुछ इस तरीके से रखा हुआ है और इसमें वाटर है जो कि फ्लो हो सकता है। अगर ये हॉरिजॉन्टल होता तो सिचुएशन में उसमें से फ्लो नहीं हो सकता था वाटर, लेकिन हमने उसके एक एंड को ऊपर किया, एक एंड को नीचे रखा, हाइट का डिफरेंस दिया, दिस इज h1, दिस इज h2। तो हाइट का डिफरेंस देते ही ये वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन के अंदर हो गया ना, ऐसा हो गया। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, इसकी वजह से ये फ्लो हो गया है। या फिर आप इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर दो, यहाँ का प्रेशर कुछ और, वहाँ का प्रेशर कुछ और, तो ऐसी कुछ सिचुएशन हो तभी तो इसमें से फ्लूइड का फ्लो होता है। सिमिलरली किसी कंडक्टर में भी हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा, और उसको क्रिएट करने की जो डिवाइस होती है उसको हम इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं या बैटरी बोलते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो डिवाइस है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम करती है किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस। तो इस कंडक्टर के अक्रॉस इसने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। इस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट होने की वजह से इसके अंदर से चार्जेस का फ्लो हो गया। इसके अंदर से क्या हुआ बच्चों, चार्जेस का फ्लो हो गया भाई, ये फ्लो होने लग गए चार्ज। सो दिस फ्लो इज टेकिंग प्लेस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अब इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, हम उसको समझते हैं। भाई किसी भी सेल को जब बनाया जाता है तो उसमें दो प्लेट्स होती हैं, हम लोग जानते हैं, या दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को बोला जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक को बोला जाता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। भाई उसके फॉर्मेशन के अंदर हमने इस पर एक्युमुलेशन कर दिया पॉजिटिव चार्जेस का, मतलब यहाँ पर डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी इलेक्ट्रॉन्स की, और जो दूसरा है वहाँ पर सफिशिएंसी क्रिएट हो गई है इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को आके मिलना चाहते हैं। हमने शुरुआत में उनको अलग कर दिया, अब अलग करने की वजह से अब ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने इनको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर क्रिएट कर दिया है। अब इनके आपस में मिलने का कोई चांस नहीं है, लेकिन एक दूसरे से ये मिलना चाहते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इसी तरीके से समझते हैं। जैसे अगर आपने सुना हो कि हमने जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात की थी तो वर्क डन किया था, नेगेटिव वर्क डन किया था अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो उसकी वजह से उसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई थी जिसको हमने वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा था। तो यहाँ पर भी इन चार्जेस को अलग करके इनमें एक तरह की एनर्जी हमने स्टोर कर दी है। तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गए, नेगेटिव चार्ज इधर आ गए, लेकिन वो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब जैसे ही हम इसको किसी कंडक्टर से इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं तो फिर उस सिचुएशन के अंदर फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, एक दूसरे के साथ में वो यहाँ से फ्लो कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है उस कंडक्टर के अंदर चार्जेस के फ्लो के लिए। तो यहाँ ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। अब इसी चीज़ में जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की थी बच्चों, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। हम वोल्ट से इसको डिनोट करते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं इनकी डेफिनेशंस में जाऊँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं इस फिनोमिना से जो मैंने अभी आपको समझाया। उसमें क्या कहा गया है कि भाई एक चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है, उसको इन्फिनिटी पे रखा। इन्फिनिटी पे रखने का रीज़न ये है कि इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी और चार्ज का ज़ीरो होगा, तो हमने उसको रख दिया इन्फिनिटी पर। और
हमारा चार्ज यहाँ रखा हुआ है। अब बाकी चार्जेस को ना सोचें आप, यहाँ जो मेरा चार्ज रखा हुआ है फाइनाइट रीजन पे, वो हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, और एक चार्ज जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं उसको इन्फिनिटी पे रख दिया। अभी इन दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं इसके पास। तो जब उसको इन्फिनिटी से इसके पास में लेके आओगे तो ये जैसे इन्फिनिटी से बाहर निकलेगा और इसकी विसिनिटी में आने की कोशिश करेगा ये, तो इसका फोर्स उस पर एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो उसकी वजह से वो जो फोर्स उस पर आया है वो उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। हम उधर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको लेके आ रहे हैं इस वाले चार्ज के पास में। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। और हमें लाना है बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, विदाउट एक्सेलरेशन। मतलब जितना फोर्स यहां से लग रहा है उतना इक्वल फोर्स हम उधर से लगा रहे हैं और उसको लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना, ये फोर्स उस पर लगा रहा है। अच्छा, इसका जो फोर्स लगेगा वो वेरिएबल नेचर का होगा। ठीक है ना, वेरिएबल नेचर का होगा क्योंकि डिस्टेंस हम लोग कम करते जा रहे हैं, तो हमें वहां पर जो फोर्स लगाना होगा वो भी इक्वली वेरिएबल नेचर का फोर्स लगाना होगा, तभी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेके आएंगे हम लोग। तो ऐसी सिचुएशन में वहां से जब इसको ला रहे हो और किसी पॉइंट तक ला रहे हो, बिल्कुल यहां नहीं ला रहे हैं, किसी पॉइंट पे ला रहे हैं जो कि यहां से किसी आर डिस्टेंस पर है, तो वहां से यहां तक लाने में इस चार्जेस के इलेक्ट्रिक फोर्स ने कुछ वर्क डन किया होगा और नेगेटिव वर्क डन होगा। वो जो वर्क डन है, दैट वर्क डन पर यूनिट दैट टेस्ट चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और किसी भी दो पॉइंट्स में, अब के बाद इन्फिनिटी हटा दो, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में वो मूव करवाने में जो वर्क डन होता है, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सिचुएशन है बच्चों जिससे हम लोग यहाँ पर इसको समझते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी यहाँ पर। तो ये हम इस तरीके से उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने अभी आपको बोला, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा भाई, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक ये सारी बातें हैं। ओम्स लॉ में बात करें भी, पोटेंशियल जितना ज़्यादा क्रिएट करोगे उतना ज़्यादा करंट का फ्लो होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर V इज प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ में क्या बोलते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है R, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये जो R है ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और ये ना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट पर डिपेंड करता है ना करंट पर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। तो V इज इक्वल टू IR। आर जो है वो किन बातों पर डिपेंड करेगा, वो लेंथ पर डिपेंड करेगा। लेंथ को ज़्यादा बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया अगर इंक्रीज करोगे तो कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा। प्रॉपर्टीज़ मटेरियल की है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी वो शो करता है यहाँ पे। तो ये मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि V इज इक्वल टू आई आर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे ही चैप्टर में, बिकॉज ये ओम्स लॉ होता है और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम न्यूमेरिकल्स पे मूव करते हैं और सीखते हैं कि न्यूमेरिकल से क्या क्या कंसेप्ट हमें समझ में आते जाते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक कंसेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस stretched to thrice its original length, what will be its new resistivity and new resistance। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले उसका रेजिस्टेंस उसने कितना दे रखा वो लिखेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज गिवन एज, रेजिस्टेंस इज गिवन एज 10 ओम। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 ओम यहाँ पर रेजिस्टेंस उसका दे रखा है। अब उसको स्ट्रेच किया गया है। स्ट्रेच का मतलब समझे हम लोग, स्ट्रेच अगर किया गया है तो स्ट्रेच करने के अंदर उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। वहीं पर जिस प्रोपोर्शन में लेंथ इंक्रीज होती है उसी प्रोपोर्शन के अंदर उसका एरिया डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। यहां पर हमें जो कंसेप्ट यूज करना है वो होगा वॉल्यूम का, वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट।
हम कोई नया मटेरियल तो लगा नहीं रहे ना। जब नया मटेरियल नहीं लगा रहे हैं तो फिर इसका मतलब तो वॉल्यूम हमारा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। और वॉल्यूम हम लोग जानते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। तो स्ट्रेच करके अगर आप लेंथ को इंक्रीज करोगे तो एरिया ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसी प्रोपोर्शन में डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज वी शुड बी कांस्टेंट। तो यही यहाँ पर फिनोमिना है जो हमें यूज करना है। तो उसको थ्राइस कर दिया गया उसकी लेंथ को, तो एरिया 1/3 रह जाना है, ठीक है ना। अगर आपने लेंथ को थ्राइस कर दिया होगा तो सिचुएशन में उसका एरिया 1/3 होगा, तभी तो उसका कांस्टेंट रह पाएगा वो ये वॉल्यूम, है ना। इसीलिए तो अब हमें यहाँ पर नई रेजिस्टिविटी और नया रेजिस्टेंस, भाई रेजिस्टिविटी तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जब तक आप उस मटेरियल को चेंज नहीं करेंगे तब तक रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ हम सिंपली ये बात कह सकते हैं कि आप चाहे लेंथ को कुछ भी कर लीजिए लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम। रेजिस्टिविटी will remain the same। रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये तो वही रहेगी। पहले अगर रो थी तो नई भी क्या होगी, वही रहेगी। इट विल नॉट बी चेंजिंग एट ऑल। नाउ रेजिस्टेंस में चेंज, रेजिस्टेंस तो चेंज होगा, अब 10 ओम तो नहीं रहेगा। अब देखें हम क्या रहने जा रहा है, जरा देखते हैं। भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, दैट इज रो एल अपॉन ए। हमने थ्राइस कर दिया है, ठीक है, लेंथ को, तो रो तो सेम ही है। एल हमने क्या कर दिया, थ्राइस, एरिया मैंने बता दिया 1/3 रह जाएगा। तो नया रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं, तो 9 इंटू आर, तो इट विल बी 9 इंटू 10, सो दैट विल बी 90 ओम। तो इस सिचुएशन में नया रेजिस्टेंस विल बी 90 ओम। तो ये इसका आंसर होगा बच्चों कि जो नया रेजिस्टेंस है दैट विल बी ऑफ 90 ओम। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट शोन इन द एडजेसेंट फिगर हैज अ चार्ज ऑफ 420 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पर एक आपको प्लेट दी हुई है जिस पर चार्ज दिया हुआ है 420 माइक्रोकूलम का, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरी ही प्लेट पर। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है कि किसी एक जगह पर अगर इसके चार्ज की डेंसिटी देखी जाए और दूसरी जगह पर चार्ज की डेंसिटी देखी जाए तो वो इक्वल होती है। यूनिफॉर्मली हर जगह पर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसमें कुछ कट किया गया है और कट करके आपसे ये पूछा गया है कि बताइए इसमें से जो शेडेड रीजन है उसमें कितना चार्ज एनक्लोज्ड हुआ है, ये हमें निकालना है। तो ये है, वैसे तो अगर मैं देखूं तो अगर आपको ये पता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे अगर चार्ज का हो गया है तो इसका मतलब ये हो गया कि हर जगह पर चार्ज इक्वल है। तो इससे फायदा ये हो गया कि हम इसको मैथमेटिक्स अप्लाई करके भी आंसर इसका निकाल सकते हैं। अब ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं तो एरिया में निकाल सकता हूं। 28 सेंटीमीटर यहां दे रखा है, 14 सेंटीमीटर यहां पर दे रखा है। उसके बाद में ये जो होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक सिंपल सा यहाँ पर कंसेप्ट है कि भाई यहाँ पर ये सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कुछ रेडियस होगी, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेंटर है तो ये कुछ रेडियस होगी। ये पूरा इसका डायमीटर होगा, यहाँ भी इसका डायमीटर होगा। इसका डायमीटर और इसका डायमीटर यानी 2r + 2r यानी 4r टोटल इसका डायमीटर होगा, जो कि इक्वल होने जा रहा है 28 सेंटीमीटर के। तो मैं इसकी रेडियस को फाइंड आउट कर सकता हूँ, दैट 4r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, सो आई कैन फाइंड आउट r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसका रेडियस अब मेरे सामने आ गया है, ठीक है। रेडियस जब मेरे पास में आ गया है तो मैं इसका एरिया भी निकाल सकता हूं सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल है हमारा πr²। अब रेडियस हमें गिवन है तो मैं इसका एरिया भी कैलकुलेट कर सकता हूं। इसका एरिया आ गया तो इसका एरिया भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो टोटल जो रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया है उसमें से अगर मैं सर्कल का एरिया निकाल दूं तो वो इस बचे हुए पार्ट का पूरा एरिया आ जाएगा जिसमें सर्कल नहीं होगा, और उसका जो हाफ पार्ट है, क्योंकि आप देख रहे हैं आधा ही पार्ट इसमें शेडेड है, तो उसका मैं जो हाफ कर दूंगा वो एरिया आ जाएगा किसका, इस शेडेड रीजन का। और शेडेड रीजन का अगर एरिया आ गया तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से मैं इस हाफ पार्ट में कितना चार्ज आया है
वो भी मैं इसमें कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो चलो करते हैं इसको। एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। अब मैं आगे करूँगा पाई इंटू आर का वैल्यू भाई मुझे पता है 7 इंटू 7, और पाई भी मुझे पता है 22/7 होता है, तो एक 7 से 7 कट गया, तो यहाँ हो गया 22 इंटू 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल। किसी एक सर्कल का एरिया 154 आ गया। तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल्स कितने हैं? टोटल 2 है ना, तो 154 इंटू 2, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये मेरे पास में भाई ये जो पूरे जो सर्कल्स हैं इनके अंदर कितना एरिया जाने वाला है, वो एरिया मेरे पास में आ चुका है। ये एरिया मेरे पास आ चुका है। अब ये पूरा एरिया मेरे पास आ गया है। अब मुझे निकालना है ये बचे हुए पार्ट का एरिया जिसमें सर्कल नहीं है। तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा जिसमें एरिया सर्कल नहीं है। उसको निकालने के लिए पहले इस रेक्टेंगल का पूरा एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल 28 इंटू 14, दैट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 28 इंटू 14। तो बचा हुआ एरिया यानी 28 माइनस रिमेनिंग एरिया, मैं उसको आर ए लिख रहा हूं, दैट विल बी 28 इंटू 14 माइनस 308, और उसमें मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो उससे मुझे आ जाएगा शेडेड रीजन का एरिया, और मुझे निकालना है कि उसमें कितना चार्ज आ रहा है। तो भाई टोटल चार्ज आ रहा है पूरे ही इस जगह पर, उसने बोला है कि जो रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट है उसमें आ रहा है 420, यानी कि इस पूरे पार्ट में 28 इंटू 14 में आ रहा है 420 माइक्रोकुलाम का चार्ज। तो इस पार्ट में कितना होगा ये मुझे इसमें निकाल लेना है। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये यहां पर आएगा, ये 28 इंटू 14 होता है 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 392 माइनस 308 यानी 84 है ना, 84 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया आ जाएगा? ये आ जाएगा इस पूरे ही शेडेड रीजन का। ठीक है। अब उसने बोला है कि भाई 420 माइक्रोकुलाम पूरे ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस मेटल शीट पर, है ना। तो यहां से मुझे ये निकालना है कि भाई शेडेड एरिया में कितना होगा। तो अब हम यहां पर इसको निकालेंगे, तो उसके लिए आप कहेंगे कि भाई 392 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो चार्ज है दैट इज 492 माइक्रोकुलाम। तो एक पर कितना होगा? 420 डिवाइडेड बाय 392। तो 42 पर कितना होगा? तो 420 डिवाइडेड बाय 392 इंटू 42, दैट विल बी 45 माइक्रोकुलाम। ऑप्शन ए 45 माइक्रोकुलाम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। ये क्वेश्चन हमारे सामने इनफाइनाइट लैडर पर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है बच्चों, जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उस ट्रिक को आप अप्लाई करेंगे और सिंपल हो जाएंगे आपके सारे ही न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं, ये जो इनफाइनाइट लैडर है इसमें R1 R2 कंटिन्यूसली बैक टू बैक अपने आप को रिपीट करते हुए इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और R1 का वैल्यू भी हमें गिवन है और R2 का वैल्यू भी गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें इसको देखते हैं। तो ये जो इनफाइनाइट लैडर है ना, ये कंटिन्यूसली आगे तक बढ़ रहा है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप R1 बना लो और R2 बना लो। अब रिपीटेशंस जो आ रहा है उस रिपीटेशन को लेकर आप उसका रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, आगे आने वाले सारे ही रेजिस्टेंसेस का नेट रेजिस्टेंस आप मान लो R। ठीक है। तो उसको मैं यहां पर इसके साथ में पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा। ये है 2 और ये है 1, जैसा कि गिवन है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग।
तो सोल्व करते हैं। तो भाई ये दोनों एक दूसरे के साथ में पैरेलल में, फिर वो उसके साथ में सीरीज में, तो ये क्या हो गया 2r अपॉन r प्लस 2 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 2r प्लस r प्लस 2 डिवाइडेड बाय r प्लस 2, यानी ये हो गया कितना 3r प्लस 2 अपॉन r प्लस 2। ये आ गया हमारे पास में इसका नेट रेजिस्टेंस। और ये 3r प्लस 2 अपॉन r प्लस 2, ये जो इसका नेट रेजिस्टेंस आया, दिस शुड बी इक्वल टू, भाई यहां से लेके यहां तक अगर r है तो आगे भी क्या होगा, इन दो से क्या फर्क पड़ जाना है, तो वो भी किसके इक्वल होगा, r के ही इक्वल होगा। तो मैं इसको r के इक्वल रख दूंगा। बस ये इसमें ट्रिक है जो अप्लाई करनी है। इसको इसके इक्वल करके अब तो क्वाड्रेटिक बनेगी, सोल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3r प्लस 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 2r। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। जो इधर उधर अरेंज करने कर लो, r स्क्वायर माइनस r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिंपल। देखो r स्क्वायर 3r उधर जाएगा तो माइनस r, 2 उधर जाएगा तो माइनस 2। अब इसको सोल्व करने के लिए श्रीधाराचार्य लगा दो। श्रीधाराचार्य करता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी अपॉन 2a। ठीक है, सिंपल हो गया। अभी तो कितना हो गया 8 और प्लस 9 3, तो 1 प्लस 3 4/2 दैट इज 2 ओम। तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है दैट इज 2 ओम। सिंपल, सोल्व हो गया। बहुत जल्दी सोल्व हो जाते हैं बच्चों ये इनफाइनाइट लैडर वाले क्वेश्चंस। ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, ये ट्रिक अप्लाई करेंगे तो इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो बच्चों अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं उस पर न्यूमेरिकल्स कई बार पूछे जाते हैं, वो है बल्ब एनाटॉमी। आपको लग रहा होगा बायोलॉजी जैसा टॉपिक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये जो बल्ब्स हैं इनकी ब्राइटनेस को लेकर बात की गई है यहाँ पे, कि बल्ब की ब्राइटनेस अगर उनको सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट किया जाए तो ब्राइटनेस किस तरीके से चेंज होती है। इस पर बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि क्या होता है। भाई बल्ब की अपन बात करें तो बल्ब अपन कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये हमारा बल्ब का सिंबल होता है, इस तरीके से ये बल्ब ड्रॉ किया जाता है। अगर मैं दो बल्ब्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट करता हूं, जैसे मैंने कर दिया, लेट सपोज ये कर दिया, ये, तो ये दोनों बल्ब क्या हो गए सीरीज में। दीज बल्ब्स आर इन सीरीज। ठीक है, मैंने क्या किया, इन बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। वहीं पे अगर मैं इस तरीके से कनेक्ट करता हूं तो उनको अपन कहेंगे बल्ब्स इन पैरेलल। कोई परेशानी नहीं है इसमें। तो ये क्या हो जाएंगे, इन पैरेलल। तो एक बार हमारे बल्ब सीरीज में हो गए, एक बार पैरेलल में हो गए। चलो यहां तक की कहानी तो सर आप क्या समझा रहे हो तो सब हमें आता है, ठीक है, मान लिया। अब आगे इनकी ब्राइटनेस को लेकर क्या खेल होता है वो समझते हैं। सबसे पहले ये जो बल्ब होते हैं इनकी कुछ रेटिंग दी हुई होती है, ठीक है ना। इन रेटिंग के बेसिस पर ही हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। रेटिंग क्या होती है कि भाई जैसे मान लीजिए कोई बल्ब है, वो उस पर लिखा हुआ है 15 वॉट और 220 वोल्ट। ये जो पहला बल्ब है इसके ऊपर लिखा हुआ है 15 वॉट और 220 वोल्ट, और दूसरा बल्ब है जिस पर लिखा हुआ है 20 वॉट और 220 वोल्ट। लेट सपोज ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जब इस बल्ब पर आप 220 वोल्ट की पावर सप्लाई दोगे तो ये 15 वॉट उस टाइम पर आपको पावर देगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। भाई 220 वोल्ट दिया, अगर आपने 220 वोल्ट से ज्यादा दे दिया या आपने 220 वोल्ट से कम दे दिया तो फिर वो 15 वॉट नहीं देगा, ये उससे कम ही देगा। तो ये इसकी रेटिंग होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेटिंग, जो कि इसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डिसाइड करते हैं। दीज आर नोन एज द रेटिंग्स। ये पावर रेटिंग्स है या ये वोल्टेज रेटिंग्स। क्लियर है बात। अब इनके सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट होने के पीछे की जो कहानी है वो समझते हैं, और इसकी ब्राइटनेस क्या होगी वो भी हम समझते हैं। ब्राइटनेस का मतलब है कि भाई ये जो आउटपुट पावर दे रहे हैं वो सिंपली
बताएगी इसकी ब्राइटनेस को। आप यहाँ पर इनकी आउटपुट पावर कैलकुलेट कर लो, अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके ब्राइटनेस के, तो इसका मतलब ये है कि जिसकी जितनी ज़्यादा आउटपुट पावर सप्लाई आ रही है या जितना आउटपुट पावर आ रहा है वो उसकी ब्राइटनेस को सिंपली रिप्रेजेंट यहाँ कर जाएगा। एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कि कैसे ऐसे न्यूमेरिकल्स में जिसमें ब्राइटनेस की बात की जाती है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ले लेते हैं अपन सिंपल सा एक हमारा क्वेश्चन जिसमें आपको गिवन होगा एक बल्ब और उसके साथ दूसरा बल्ब, दोनों आपस में सीरीज में, ठीक है ना, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। इनकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो कुछ इस तरीके से गिवन है। जो पहला बल्ब है उसकी रेटिंग आपको गिवन है 20 वॉट और 220 वोल्ट, ठीक है। और जो दूसरा बल्ब है इसकी रेटिंग आपको गिवन है 25 वॉट और 220 वोल्ट। ये हमने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब आगे फ्यूचर में फर्दर हम इसमें क्या कर रहे हैं, सिचुएशन कुछ ऐसी रख रहे हैं। अब ये जो हमने कनेक्ट किए हैं ये हम कनेक्ट कर रहे हैं एक पावर सप्लाई से, और उस पावर सप्लाई को हमने ले लिया 200 वोल्ट, ठीक है। ये दोनों बल्ब सीरीज में और 200 वोल्ट की पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। अब यार ये 200 वोल्ट की पावर सप्लाई से कनेक्टेड है तो इस पर 220 वोल्ट तो नहीं जा रहा होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में, सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं रहता, चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस। तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और जा रहा होगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और जा रहा होगा। तो जब 220 वोल्ट जा ही नहीं रहा तो इस पर 20 वोल्ट तो दिखाएगा ही नहीं, इसका आउटपुट पावर 20 वोल्ट तो होगा ही नहीं। उसी तरीके से इसमें भी नहीं जा रहा तो ये भी 25 वोल्ट तो नहीं दिखाएगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। तो दिखाएगा कितना और उसको कैसे कैलकुलेट करें, वही तो यहां पर प्रश्न है जो हमें इसका आंसर निकालना है, क्योंकि जो पावर आएगी वही तो पावर इसकी ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखते हैं इनमें से ज्यादा ग्लो कौन करेगा। क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। भाई इनमें से कौन सा ऐसा बल्ब है जो कि ज्यादा ब्राइटर होगा, इस तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। देखते हैं। सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का होता है इंडिविजुअल बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। तो हम यहां लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1। पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लो, समझ में आया। पहले बल्ब का क्या निकाल लेंगे हम, यहां उसका रेजिस्टेंस हम लोग यहां फाइंड कर लेंगे। तो पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहां पर इसका वोल्टेज रेटिंग यूज करेंगे और इसकी पावर रेटिंग यूज करेंगे। तो भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, वो V²/P होता है या नहीं होता, होता है। तो V²/P होता है, यूज करें। V का वैल्यू रखा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा पहले बल्ब का, इसको हमने R1 से रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों। अब हम सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस यहां कैलकुलेट करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी R2 इज इक्वल टू V²/P, इसका वोल्टेज रेटिंग डिवाइडेड बाय इसकी पावर। तो वो क्या हो गई 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसकी पावर, दैट इज 25। ये हमने लिख दिया। ये रेजिस्टेंस R1 आ गया, ये रेजिस्टेंस R2 आ गया। 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसका पावर यहां लिख देंगे। ये दोनों हमारे पास आ गए। भाई R1 और R2 में रिलेशनशिप अगर मैं देखूं, यहां से गेम हमें चेंज करना है, फास्ट करना है, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, कैलकुलेशन बहुत टफ होती है। फास्टर यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन हम लगाएंगे। तो फास्टर ट्रिक
क्या है जरा फास्टर ट्रिक देखो। फास्टर ट्रिक भाई सिंपल है, R1 और R2 में देखो कौन ज्यादा इसमें से बड़ा है। तो R1 में डिनोमिनेटर में 20 है, ऊपर सेम है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर ये दोनों वोल्टेज रेटिंग अलग हो गई तो कहानी चेंज हो जाएगी। ये हम यहाँ पर इसलिए अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर से कहानी बन सकती है। तो भाई 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 20 और 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 25, डिनोमिनेटर इसका ज्यादा है तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारा सिंपल R1 विल बी ग्रेटर R2 होगा। ये इंपॉर्टेंट बात आ गई समझ में, ठीक है ना। डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू ज्यादा बड़ी, डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू कम, ठीक है। सो R1 विल बी ग्रेटर देन R2। अब आगे समझते हैं कहानी को, आगे क्या होगी जरा देखो, आगे कहानी समझो। अब हम जानते हैं कि इसमें से कुछ ना कुछ करंट निकल रही होगी। लेट सपोज वो करंट आई है, जितना करंट इसमें जा रहा होगा उतना ही करंट इसमें जा रहा होगा ना। तो इसकी जब पावर निकालेंगे P आउटपुट ऑफ 1 दैट विल बी I स्क्वायर R1 और P आउटपुट ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर R2। भाई I तो सेम ही होगा, होगा कि नहीं होगा। इन दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, 200 में से डिवाइड करेंगे, I आएगा और I स्क्वायर R1 I स्क्वायर R2। तो भाई सिंपल सी बात है यहां तो कि P आउटपुट 1 विल बी ग्रेटर देन P आउटपुट 2, इसलिए जिसका आउटपुट पावर ज्यादा वो उतना ही ग्लो। तो भैया ये ज्यादा ग्लो करेगा, ये कम ग्लो करेगा। अब आप कहेंगे सर एक तो 25 वोल्ट का है, एक 20 वोल्ट का है, लेकिन सीरीज में यहां जो सिचुएशन है उस हिसाब से 20 वोल्ट ज्यादा ग्लो करता है बच्चों जब वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं। अब यही सेम न्यूमेरिकल पैरेलल के लिए करते हैं और वहां पर सोचने की कोशिश करते हैं कि कौन ज्यादा वहां ग्लो करेगा। तो पैरेलल के लिए देखते हैं, वहां सिचुएशन हो तो उसको कैसे देखेंगे। भाई एक बल्ब हमने लगाया और उसके साथ दूसरा बल्ब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और इसको एक पावर सप्लाई दे दी। सेम है, मतलब हम डेटाज वही ले रहे हैं जो पहले लिया था। ये हमारा 20 वोल्ट, 220 वोल्ट, ये हमारा 25 और 220 वोल्ट, सिचुएशन वही, और यहाँ पे 200 वोल्ट। ये मेरी सिचुएशन है जो मैं अभी बात कर रहा था, सेम है ना। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या कहानी लगाएं, कैसे इसको सॉल्व करें, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना कितना जा रहा है। इस पर पोटेंशियल डिफरेंस और इस पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम जाएगा 200 वोल्ट, यहां तक बात क्लियर है। लेकिन 200 वोल्ट जाने पर 20 वोल्ट तो नहीं होगा, ये भी 25 वोल्ट नहीं होगा। भाई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो रेटिंग दी हुई है 220 पे 20 होता है, 220 पे 25 होता है, लेकिन 220 तो दे ही नहीं रहे हम, तो 200 दे रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। कितना होगा वो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब। क्या होगा, फॉर्मूला वही लगाएंगे भाई, वी स्क्वायर बाई आर तो होता है पी का, तो यहां पर इफ आई हैव टू कैलकुलेट आर देन दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। वी कितना कितना भाई, वोल्टेज रेटिंग से लेना देना है, इससे लेना देना नहीं है कितना मिल रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमारा इंडिपेंडेंट होता है भाई वोल्टेज वगैरह से, वो तो डिपेंड करता है। उसको जो मैन्युफैक्चरिंग किया था तब बताया था कि कितना उसका रेजिस्टेंस होगा, तो उसके लिए तो भाई यही काम में हम लेंगे। तो ये हो जाएगा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका पी यानी 20, ठीक है, यहां तक सही है बात। ये R1 हो गया। ऐसे ही R2 निकालेंगे, वो हो जाएगा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस यानी 25। यहां से भाई हम एक बात कह सकते हैं, दोनों के रेजिस्टेंस को अगर कंपेयर करें तो भाई R1 मेरा ग्रेटर है R2। यहां तक की कहानी तो वही है जो पहले की थी, उतना प्रोसीजर तो यहां भी सेम फॉलो होगा। लेकिन इसकी पावर निकालने के लिए अब यहां हम बात करें कि भाई पोटेंशियल सेम होगा तो फॉर्मूला क्या निकालेंगे आउटपुट पावर का, P आउटपुट दैट शुड बी इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। लेकिन यहां पर ये V वो होगा जो हम दे रहे हैं, वो वाला नहीं,
क्योंकि हमें आउटपुट निकालना है। रेजिस्टेंस सेम रहेगा, रेजिस्टेंस तो इसको कितना भी चेंज करो, 220 दो, 300 दो, रेजिस्टेंस तो सेम ही रहता है। V इक्वल्स टू आई आर में देखा था भाई, आर इंडिपेंडेंट है V और I के, इसलिए तो आउटपुट में V रखेंगे जो मिला, क्योंकि हमें आउटपुट पे वो जाना है जो उस पे मिल रहा है। तो V स्क्वायर बाई आर यानी 200 डिवाइडेड 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका जो भी वैल्यू है, यही लगाएंगे। और ऐसे ही जब हम बात करेंगे P आउटपुट ऑफ 2, ये तो 1 का है, दैट विल बी इक्वल्स टू अगेन V स्क्वायर बाई आर, जो इस पर जा रहा होगा यानी कि 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका जो भी पावर रेटिंग है वो है 25। तो भाई ये टर्म तो 200 का स्क्वायर और 220 का स्क्वायर तो सेम है, लेकिन ये 20 ऊपर जाएगा। ऐसे ही 200 का स्क्वायर और 220 का स्क्वायर सेम है, 25 ऊपर जाएगा। तो यहाँ जो आउटपुट पावर है वो 25 के प्रोपोर्शनल है, और जो यहाँ आउटपुट पावर है वो 20 के प्रोपोर्शनल है। तो आउटपुट पावर किसकी ज़्यादा होगी? जो ऑलरेडी ज़्यादा आउटपुट रेटिंग का है। तो इस वजह से ये ज़्यादा ब्राइट होगा और ये कम ब्राइट होगा। तो पैरेलल में तो भाई जिसका दे रखा हो ऑलरेडी ज़्यादा, वो ज़्यादा ही ब्राइट होता है। तो इस तरीके से हम ब्राइटनेस को इसमें कंपेयर करते हैं और इस हिसाब से इस पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करते हैं। इस पूरे ही टॉपिक को हम बल्ब एनाटॉमी के नेम से जानते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है बच्चों। हमसे आप जुड़े रहिए हमारे मोशन फाउंडेशन चैनल पर, और इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, और जो बेल आइकन है, जो नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे, उसके लिए उसको जल्दी से हिट कर दीजिए और हमसे जुड़े रहिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों।